Hi, welcome to another episode of What's the Point? Today, we will be discussing about the charm of hypocrisy when we talk about freedom of speech and expression in this country. This whole started with the Bloomsbury, India, struck down the publication of a book based on Delhi riots. And for discussing this, joining me is Vikram Sampat, an author and the director of Z Earth Festival. And with him is Ratan Sharda, who is an author and political analyst. नमस्कार विक्रम जी, नमस्कार रतन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका व्हाट्स द पॉइंट में। और जैसे कि आप जानते हैं आज का जो डिस्कशन है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जो अभी हाल फिलहाल में हुआ है। एक जो डेली राइट्स पे बुक पब्लिश हुई जिसपे ब्लूम्सबरी ने उसको नहीं पब्लिश करने से इनकार कर दिया। ये पहली बार नहीं हुआ है, ऐसे बहुत वाकया बीच बीच में होते रहते हैं इस देश में। रतन जी, मैं आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा इस चीज पर। देखिए, इससे पहले कि मैं कुछ बोलूं, इस सारे इंटॉलरेंस के जो जड़ है विक्रम संपत, जिन्होंने शुरुआत की इस इंटॉलरेंस को एक्सपोज करने में जो पहले शिकार थे लिबरल वर्ल्ड के, तो मैं चाहूंगा वो अपना जो क्या है कि बैंगलोर लिटफेस्ट के 2015 के अध्याय को लोग इतना नहीं जानते, अब मौका आया है तो आई थिंक वी शुड लिसन टू विक्रम जी कि in short how exactly face the wrath of the so-called liberals who cannot stand any counter view and can't even stand a neutral view. So you must follow them. You have a one-way street, either you are with them, you are out of the circle. So what exactly transpired in short, so people will understand the background of what is happening today. Vikram ji, it's your floor. बिल्कुल विक्रम जी, क्योंकि मैं एक स्टेटमेंट आपकी जो कोट करना चाहूंगा, इफ द फ्रीडम ऑफ स्पीच इज टेकन अवे देन डम एंड साइलेंट वी मे बी लेड लाइक शीप टू द स्लॉटर। एंड दिस यू हैव रिटन बाय देन, जब ये चीज आपके साथ हुई और आप इंटॉलरेंस गैंग के पहले शिकार माने जाएंगे जी इस जमाने में। मैं कहूंगा कि इस जमाने में, क्योंकि इंटॉलरेंस तो नेहरू जी ने शुरू कर ही दी थी, क्योंकि लिबरल्स का 2014 के बाद से जो नया इंटॉलरेंस गैंग फॉर्म हुआ है उसके पहले शिकार जी या मोदी युग के पहले शिकार। बहुत, it's a very big honor and a badge of honor to have Ratan ji, and thank you very much Rahul ji for inviting me, and it's a great honor to share online space with someone I really admire, Ratan Sharda ji. We've been in many TV debates together, and now it's not in studios anymore but in these Zoom calls, which is the new normal these days. So Rahul ji, as Ratan ji pointed out and you also did, I think this is not the first time कि ऐसा कुछ एक वाकयात हुआ। तो मेरे साथ जो हुआ 2015 में, उसका मैं ब्रीफली जिक्र कर लेता हूँ। तो द बैंगलोर लिटरेचर फेस्टिवल जो है वो उसकी शुरुआत मैंने की थी 2012 में, बिकॉज हम लोगों को लगा था कि बैंगलोर जैसा एक शहर जिसमें बुद्धिजीवी, इतने सारे लेखक और इट्स अ यंग सिटी, बहुत सारे यंग लोग भी यहाँ रहते हैं, तो ऐसे एक शहर में ऐसा एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे अलग अलग विचारों को एक प्लेटफॉर्म पे सबको एक प्रोविजन उसको मिले। और हमने ये भी क्लियर रखा था कि दिस शुड बी फ्री फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप, एनी मीडिया इंटरफियरेंस, क्योंकि जो स्वतंत्रता है ऑफ द एंड द सैंक्टिटी ऑफ दैट प्लेटफॉर्म, वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। तो द फेस्टिवल वाज इन इट्स 4th एडिशन, और तभी ये पूरा इंटॉलरेंस का सिलसिला शुरू हुआ, जब बहुत सारे दिग्गज जो साहित्यकार थे, फिल्म मेकर्स थे इस देश के, अचानक उनको ये एक दिन प्रतीत हुआ कि भारत जो है सडनली चेंज्ड और यहाँ बहुत असहिष्णुता बढ़ना शुरू हो गया है, और सब लोगों ने अपने जो अवार्ड्स हैं वो जाके फेंके वापस सरकार पे। हालांकि साहित्य अकेडमी का जो अवार्ड है वो सरकार नहीं देती, साहित्य अकेडमी इज एन ऑटोनोमस बॉडी, इट इज फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, पर उसका जो जूरी होता है वगैरह वो इतना। सेकंड में जोड़ूंगा इसमें केवल वो सर्टिफिकेट वापस दिए कि पैसे भी वापस किए? नहीं, पैसे अभी तक वापस नहीं किए हैं। एक्चुअली जो प्लाक है वो भी वापस नहीं किए हैं। मैंने साहित्य अकेडमी से बाद में पूछा कि कितने लोगों ने एक्चुअली वापस दिए हैं, तो उन्होंने एक रजिस्टर भी रखा है वहां पे। उन्होंने कहा कि ज्यादातर सब 0 एंट्रीज ही आए हैं उसमें, बारिंग 1 or 2, आई थिंक credit be where it is due. I think Nayanthara Sehgal and others who started the campaign, she probably returned her money, but बाकी लोगों ने पैसा भी वापस नहीं किया था। तो खैर वो अलग बात है। तो मैंने वो लेख एक लिखा था अक्टूबर में in 2015 saying why I will not return my Sahitya Academy Award, being a साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर माई सेल्फ। और मैं ये भी बता दूं कि किसी ने एक्चुअली मेरे
सर पे बंदूक रख के ये नहीं बोला कि आप अपना अवार्ड वापस कर दीजिए वगैरह। तो आई वाज जस्ट पुटिंग आउट दिस, जस्ट अभी जो मैंने आपको बोला कि वाई साहित्य अकेडमी अवार्ड इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ गवर्नमेंट पेट्रनेज। और ये पहली बार नहीं हुआ है जहां इस देश में किताबें हो या फिल्में हो, इन सबको बैन किया गया हो। एक्चुअली after 2014 there have been no instances of film or book bans in India anyway. तो अचानक आपको ये ज्ञानोदय कहाँ से हुआ कि भारत जो है बदल गया है, ऐसा हो गया है? तो उन पे एक कटाक्ष करते हुए मैंने वो लेख लिखा था और भूल भी गया उसके बारे में। तो उसके बाद ये अक्टूबर का सिलसिला था और फिर नवंबर 10 नवंबर 2015 से कर्नाटक के जो कांग्रेस सरकार थी वहां सिद्धरामैया जी की, तो उन्होंने ये एक परवर्स प्लान शुरू किया था टिप्पू जयंती सेलिब्रेट करने का, जिसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ कर्नाटक के अलग अलग लोगों से, आउटसाइड एनी संघ परिवार, इंक्लूडिंग द क्रिश्चियन ग्रुप्स जो थे मैंगलोर में और कूर्ग में। वहां बहुत ज्यादा वायलेंस भी हुआ, 2-3 लोग शहीद भी हुए उसमें पुलिस फायरिंग में। तो उसके तुरंत बाद पूरे देश में बहुत सारे जो इतिहासकार थे, स्कॉलर्स थे, उन्होंने जॉइंटली एक पेटिशन ड्राफ्ट किया था कि वाई इंडियन हिस्टोरियोग्राफी, जो इतिहास लिखने की जो प्रक्रिया है, उसको आज तक इट हैज बीन डोमिनेटेड ओनली बाय अ सर्टेन ग्रुप। एक ही विचारधारा के लोगों को उसमें एंट्री मिलती है। जो हिस्ट्री का नेचर है उसमें अलग अलग व्यू पॉइंट्स रहना जायज है, जबकि एक व्यू को ही, जो राजसी व्यू है, उसको अलाउ किया जाता है, जबकि जो ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट है, जो डिसेंटिंग व्यू पॉइंट है, उसको प्रोत्साहन दिया ही नहीं जाता। तो हम लोगों ने इस पे एक पिटीशन डाला था। तो इसमें एक बात मैं खाली जोड़ूंगा कि वास्तव में मेनस्ट्रीम हिस्ट्री तो लिखी जा चुकी थी, ऑल्टरनेटिव हिस्ट्री बाद में मार्क्सिस्ट ने लिखी, तो वो मेनस्ट्रीम नहीं थी। मेनस्ट्रीम तो उन्होंने बनाया नेहरू और इंदिरा गांधी के कंधे पर बैठ के। जी जी, वास्तव में तो हिस्ट्री पहले बनी हुई थी। जी, मैं पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री राइटिंग की बात कर रहा हूँ, जो ICHR हो या जो भी हो, द मेन गेट कीपर्स ऑफ हिस्ट्री, तो उनके खिलाफ ये एक पिटीशन था कि सबकी आवाज को है सुनना चाहिए, विच इज नॉट सेइंग बैन एनी वॉइस। सबकी आवाज सुनो, खासकर इतिहास में जो अलग अलग वॉइस हैं, आवाजें हैं, उनको सुनो आप, और उसके हिसाब से आप काम करो। एंड इनफैक्ट द आयरनी इज, जो वेंडी डॉनिगर जिनकी किताब विड्रॉ हो गई थी पेंगुइन से, तो उन्होंने खुद इस पिटीशन को देख के शी सेड, आई एम एक्चुअली वेरी हैप्पी दैट फॉर द फर्स्ट टाइम देयर इज अ पिटीशन दैट इज साइंड बाय accredited scholars and historians, and I'd like to engage with them to understand their viewpoint. उनकी क्या जो their viewpoint which I never get to hear, I'd like to engage with them. तो ये भी एक पिटीशन साइन हुआ, वो भी हम भूल गए। और फिर दिसंबर का महीना आया जब फेस्टिवल होने वाला था 3 दिन का, तो उसके बिल्कुल 1 हफ्ता या 10 दिन पहले शुरुआत में 2-3 कन्नड़ा के जो राइटर्स और पोएट्स थे, उन्होंने, जैसे अवार्ड वापसी था, तो इसी तरह फेस्टिवल इनवाइट वापसी भी किया मेरे ऊपर, और वो भी नॉट विद इवन अ डायरेक्ट ईमेल टू मी, बट डायरेक्टली अपने जो स्टेटमेंट्स थे वो मीडिया में रिलीज किए कि ये जो फेस्टिवल का ऑर्गेनाइजर है ये एक फैशिस्ट है, ये राइट विंगर है, संघी है, प्रो एस्टैब्लिशमेंट है, वगैरह वगैरह। तो और उनको कोई सहानुभूति नहीं है अपने फेलो राइटर्स की। विक्रम जी, that you had never seen a संघी in life till that time. मैं आज तक एक्चुअली RSS की शाखा में कभी आई हैव नॉट हैड द फॉर्चून टू एंटर। तो वो अलग बात है, जो जिनसे आपको यू डिफर विद समवन्स व्यू पॉइंट, दैट पर्सन बिकम्स अ संघी एनीवे टू डिराइड देम। तो anyway, don't take it as an insult at all. तो it's another issue. पर ये सब कह के these people, पहले तो ये 3-4 लोग बाहर गए जो लोकल राइटर्स थे, पर उसके बाद जो मुहिम चली, that shows the network that operates. बहुत ही एक विशियस एक नेटवर्क है इन लोगों का, तो जिसमें मीडिया भी शामिल होता है। तो बैंगलोर के ही बहुत नामचीन न्यूज़पेपर्स के एडिटर्स भी इसमें जुड़े, और एक बैंगलोर के बाहर, जो बाहर के शहरों से और बाहर के देश से भी जो आ रहे थे, उन सबको फोन करके बताया कि आप प्लीज इसमें भाग मत लीजिए इस फेस्टिवल में, क्योंकि ये एक कम्युनल पर्सन का एक फेस्टिवल है, तो आपका रेपुटेशन भी इससे खराब होगा। और ट्विटर पे भी यही, वो एडिटर्स खुद इतने दे वर सो शेमलेस कि रोज वो एक ट्वीट करते थे, वॉच आउट दिस स्पेस, कल तक एक और नामचीन पोएट जो है ये फेस्टिवल से बाहर हो जाएंगे। तो हम लोग वी वर सीइंग दिस इन हॉरर, बिकॉज दिस वाज अ वेरी स्मॉल लो की एंटरप्राइज, जो
मैंने शुरू किया था, और जब शुरू किया था पैसे भी नहीं थे, और जैसा मैंने कहा कि हमने कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप भी नहीं लिया था, तो इट वाज अ क्राउड फंडेड फेस्टिवल। तो बैंगलोर के जो इम्पोर्टेंट इंडिविजुअल्स थे वो सब कंट्रीब्यूट करते थे। इवन नारायण मूर्ति जी अगर कंट्रीब्यूट करें, इट वाज his personal money and not as Infosys money। तो कोई भी लोगो जो स्टेज पे जो ऑथर्स बैठते हैं उनके चारों ओर जो प्रभावली की तरह ऑल दीज लोगोज मंडराते रहते हैं, एक भी लोगो आपको नहीं दिखेगा बैंगलोर लिट फेस्ट के वीडियो के सेशंस में। तो वी डिडंट हैव मनी आल्सो, तो हम लोगों को लगा अरे सब लोग अगर चले जाएं तो फेस्टिवल कैसे चलेगा। तो और 3 ही मेरे सामने ऑप्शंस थे। एक तो ये कि अगर फेस्टिवल को ही रद्द कर दें क्योंकि कोई आ नहीं रहा है तो काहे का फेस्टिवल। दूसरा, अच्छा आपको नहीं आना है तो आप मत आओ, जो हमारे पास है उनके साथ हम काम चला लेंगे। तो उससे उन्हीं की जो एक्यूजेशंस थे उसका पुष्टिकरण होता कि देखो देखो जो हैं बचे हैं वो सारे तथाकथित जो राइट विंग हैं उनके राइटर्स हैं, तो ये तो राइट विंग फेस्टिवल है ही। तो तीसरा एक ऑप्शन मैंने खुद सोचा कि क्योंकि आप सबको दिक्कत फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर या डायरेक्टर से है, तो मैं इससे हट जाता हूं, तो शायद जो बहुत सारे फेंस सिटर्स हैं वो शायद फेस्टिवल में आ जाएं। और ऐसा ही हुआ एक्चुअली, बहुत सारे जो यहाँ वहां देख रहे थे जाएं न जाएं वो एक्चुअली फाइनली फेस्टिवल में आ गए। तो लार्जर पॉइंट मेरे लिए पर्सनली ये था कि इफ देयर इज अ चॉइस बिटवीन being the organizer of a literature festival and actually being a historian and writer, और मुझ पे बंदूक रख के ये बोला जाए कि आप इन दोनों में भाई साहब चूज करो कि आपको क्या चाहिए, तो एनी डे आई वुड चूज टू बी अ राइटर एंड नॉट एन ऑर्गेनाइजर। तो क्योंकि वो एडिशन तो किसी तरह निपट जाता, पर अगले एडिशन तक मुझे ये इसी बात की चिंता सताती रहती कि मैं अगर कुछ लिखूं तो किसको ठेस पहुंच जाएगा, कौन मुझ पे फिर से इनवाइट वापसी करेगा। तो इस डर से मैं जीना नहीं चाहता था। जो डर का माहौल, जो इंटॉलरेंस ये फैलाते हैं, उसका मैं शिकार नहीं होना चाहता। तो मुक्त रूप से मेरे देश और इस देश के संविधान ने जो राइट्स मुझे दिए हैं उसके अनुसार मैं जो चाहता हूं मन में वो कहने का और लिखने की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मुझे वो इट्स मच मोर इम्पोर्टेंट देन ऑर्गेनाइजिंग क्रेजी फेस्टिवल। तो ये सब सोच के मैंने उससे एक्चुअली कंप्लीटली मैं हट गया उसके बाद। बहुत इट वाज अ वेरी पेनफुल डिसीजन टू से, बिकॉज सेपरेशन फ्रॉम द बेबी हरसेल्फ, आई वुड से। एग्जैक्टली, जो जिसका आपका बच्चा था, कुछ छोड़ना पड़ा, and then you are not even invited to that for several years। और बाकी लोग जो बैंगलोर के महान इतिहासकार हैं वगैरह वगैरह हैं यहाँ जो घूमते रहते हैं, they have completely taken over that festival and its way of running। they decide अभी कि कौन आता है, किसको मेन स्लॉट्स दिए जाते हैं। तो रतन जी, as you know, this is just an example, an illustration of the larger लिटरेरी माफिया जो है इस देश में। अभी हम बॉलीवुड माफिया की बहुत बात कर रहे हैं, पर लिटरेरी माफिया हैज समहाउ एस्केप्ड द अटेंशन ऑफ एवरीबडी, कि ये एक सर्कल है जो डिसाइड करता है कि कौन सी किताबें इस देश में पब्लिश होनी चाहिए, किस ऑथर को कितना इंपॉर्टेंस मिलना चाहिए, कहाँ कहाँ कैसे फेस्टिवल्स ऑर्गेनाइज होने चाहिए, उसमें कौन इनवाइट होगा, अगर इनवाइट होगा भी तो उसमें किसको इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, जो स्लॉट्स है, मेन स्लॉट्स है या मेन स्टेज है, उसमें किसको शोकेस किया जाएगा। एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय दिस, और उसके लिए द क्राइटेरिया इज यू आर विद अस और अगेंस्ट अस। तो हमारे विचारों से अगर आपका तालमेल है तभी आपको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी, नहीं तो सॉरी, यू कैन इवन इफ यू कम यू विल बी ट्रीटेड लाइक अ सेकंड रेट सिटीजन। विक्रम जी, इसमें मैं सिल्वर लाइनिंग देखता हूँ। सिल्वर लाइनिंग ये है कि एक तो ये एक्सपोज हुए, दूसरा आपका एक लिटफेस्ट से बाहर जाने से पैरेलल कई लिटफेस्ट खड़े हो गए। अभी ऐसे लिटफेस्ट हैड गॉन टू बैंगलोर लिटफेस्ट, which is now much bigger, I think, in terms of crowds, in terms of number of people on the panel and on the audience. It is stupendous. And there are many other smaller and bigger in every state, I think. So that particular incident spawned a whole lot of alternative litfest and which people like. एक बहुत बड़ी बात है। और एक बात मैं कहना भूल गया, आपकी हिंदी मेरे से भी अच्छी मुझे लगती है, तो आपको कुछ शंका करने की जरूरत नहीं है। अरे बाप रे, विक्रम जी, I'm really sure where you are today, you must be happy because ये लॉबी जिसके भी पीछे पड़ती है वो अपने करियर में हाई जाता है। इन्होंने एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बना दिया, and you also rose in your career। राहुल ऐसा नहीं है, ये तो राहुल ऐसा है कि ये बाय चांस he was in the wrong spot at the right time। सबके साथ ऐसा नहीं होता है।
क्योंकि कल को अगर ये सरकार जाती है किसी कारण से ना होती तो बड़े लोगों के जीवन बर्बाद हो गए हैं. लेट मी कम टू मोर सीरियस पॉइंट. एक तो इट हैज स्पॉन्ड अ न्यू लेवल ऑफ लिटफेस्ट एंड पीपल्स इंटरेस्ट एटसेट्रा. बहुत ही बड़ी बात हो गई आपके इसके निकलने से. लेकिन ये अभी भी वाक्य बंद नहीं हुए लिटफेस्ट के. ये लिटफेस्ट में चलता है. आपको याद होगा पौंडीचेरी लिटफेस्ट 2 साल पहले जब हुआ पहली बार, उसको बर्बाद करने की पूरी कोशिश की गई. और जयपुर लिट फेस्ट में जब एक दो हार्डकोर संघ के कार्यकर्ताओं को बुलाया गया, लीडर्स को, तो वहां खूब बवाल मचा. उनके मिस रिप्रेजेंटिंग की गई, उनकी स्टेटमेंट्स को घुमाया गया. तो ये सब तो इनका चलता ही रहेगा. और जहां तक इंटॉलरेंस का सवाल है, पहला अमेंडमेंट नेहरू जी लाए थे. पहली बार किसी को ओपिनियन के लिए जेल में डाला मजरूर सुल्तानपुरी को कई महीनों के लिए. के.आर. मलकानी ऑर्गेनाइजर के एडिटर थे, आरएसएस के बहुत अच्छे थिंकर थे, उनको जेल में डाला. अरे अमेंडमेंट आए ऑर्गेनाइजर का कारण था. तो ये तो हिस्ट्री है इनकी. और जहां तक आप देखेंगे कि मैं ये नहीं मानता हूं कि एक्चुअली ब्लूम्सबरी इंडिया कैन बी ब्लेम्ड फॉर व्हाट हैपेंड. ऐसा हुआ कि तो क्रॉस फायर में कोलैटरल डैमेज इनकी हो गई. क्योंकि जितना ब्लूम्सबरी ने पिछले 5-6 साल में अच्छे नॉन लेफ्ट राइटर्स को निकाला है और उनको जगह दी है, और जिस तरह से वो सक्सेसफुली सारी बुक्स चली हैं, तो देयर इज अ ह्यूज मार्केट फॉर दिस थॉट. क्लियर ये तो हो गया. अभी क्रॉस फायर ये था कि यहाँ का इस्लामी जिहादी और मार्क्सिस्ट नेक्सस, जिसको अपना ये शेफाली वैद्य कहते मुल्ला मार्क्सिस्ट मिशनरी नेक्सस, उस नेक्सस का जो इंटरनेशनल इस समय एक बहुत बड़ा कॉकस है, जो किसी भी तरह इंडिया को, भारत को और हिंदुओं को एक नेगेटिव इमेज में दिखाना चाहता है, और जो 1947 के पहले अंग्रेजों ने बनाई थी वही इमेज बरकरार रहे, इसकी पूरी कोशिश है. तो ये उसके अंतर्गत हुआ. क्रॉस फायर में ये इंडिया ब्लूम्सबरी वाला फंस गया है. तो अभी जो है वो ठीक है, हम तो धर्म है, इसके लिए हम उसके लिए भी जो हमको कहना होगा हम कहेंगे. मेरी अपनी किताब ब्लूम्सबरी में है, लेकिन अगर जो कहना है तो कहना पड़ेगा. जो गलत हुआ तो हम तो उसको गलत हमने कभी सुना नहीं, और सच जो है वो कहा है, चाहे वो हमको बीजेपी के विरुद्ध भी कहना पड़े तो हम कहेंगे. लेकिन एक और इसमें बात है कि जो फ्रीडम एक्सप्रेशन की कहानी हम करते हैं, इसमें 2 किताबें एक साथ आई. एक सीए को लेके शाहीन बाग का जो तमाशा हुआ, जो कि बिल्कुल एक झूठ के ऊपर बसा हुआ पूरा एजिटेशन था, जिसकी कोशिश की गई. इट वाज एक्चुअली संजय दीक्षित सेज, ये तैयारी थी खिलाफत 2.0 की. किस तरह से, और डायरेक्ट एक्शन 2.0 कह लीजिए, जिस प्रकार से जबरदस्ती एक वायलेंट एटमॉस्फेयर खड़ा करना, पहले एजिटेशन करना, फिर वायलेंट एजिटेशन खड़ा करना, और जो हथकंडे अपनाए. जिस तरह के स्टेटमेंट एक लेडी जर्नलिस्ट बोली कि भाई टैक्टफुली हमें अभी ये सब करना है, वरना फाइनली तुमको शरिया ही लाना है. ये वीडियो है, मुझे पता नहीं सच है कि गलत है. वहां से एक ने कहा कि चिकन नेट काट दो, सारा आसाम भारत से अलग हो जाएगा. और हिंदुओं को तो हिंदुओं का इंसल्ट किया गया, उनके सिंबल्स का इंसल्ट किया गया. सारा एक डिसरप्टिव एजिटेशन था. उसके ऊपर एक किताब आई जो मिथ को फैक्ट दिखाना चाहती थी. एक तरफ फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की किताब आ रही थी जिसको रोक दिया गया. मैं पहले बड़ा खुश हुआ था कि ब्लूम्सबरी इंडिया ने दोनों को पैरेलली निकाला, तो दोनों का व्यू पॉइंट सुनने का, पढ़ने का लोगों को मौका मिलेगा और डिसाइड करेंगे. लेकिन दुर्भाग्य से वो विलियम टर्लिम्पन ऐसा कहते हैं कि उन्होंने, जो नवाब है यहाँ के ब्लूम्सबरी यूके के, जिनके बुक्स काफी चलते हैं, ऐसा उनका दबाव बहुत ऐसा सुना मैंने, और ये पब्लिक मीडिया में आ चुका है, सोशल मीडिया में आ चुका है कि उन्होंने प्रेशर डाल के रुकवाया. तो इसके कारण जो पहले कभी इंपीरियलिज्म था, बाद में इंटेलेक्चुअल अपार्थाइड बना, बौद्धिक अछूत जिसको कहते हैं, सारे नॉन लेफ्ट को बनाया गया. आज वो एक इंटेलेक्चुअल इंपीरियलिज्म, यानी आप क्या छापेंगे, इससे केवल यही नहीं, आप छापने में किससे मिलेंगे. यानी जब आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है, ये तो नहीं है कि आप किसको मिलेंगे. और जिस किताब की हम बात करते हैं ब्लूम्सबरी में, जो पता है ये प्रमोशन पे 1 पैसा भी खर्च नहीं करते, आपको अपना प्रमोशन करना है, वो केवल वो किताबें बेचने आते हैं. चलो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप वह भी करते नहीं, अगर कोई मार्केटिंग करता है, आपने ऐसे कोई शर्त रखी नहीं कि आप उसके अंदर ये शर्त जो है कि भाई आप किसको बुलाएंगे किसको नहीं, तो मेरी पर्सनल लाइफ और मेरी सोशल लाइफ को मेरी किताब कैसे चलती है उसके ऊपर डिसाइड किया जाएगा. और मेरे देश में क्या छपेगा बाहर के लोग डिसाइड करेंगे, ये चिंता का विषय है. और वन वे स्ट्रीट तो पहले से सिद्ध है, वन वे स्ट्रीट है. लेकिन जैसे विक्रम संपत के निकलने से लिटफेस्ट का एक नया दौर बना, मुझे पूरा विश्वास है कि इसी तरह ये जो एक पब्लिशिंग माफिया ने जो कंट्रोल रखा अपना, वो भी टूटेगा. हमें पता है कि गरुड़ा ने भी किताब उठाई है, दिल्ली राइट्स 2020, और उसके बाद में ये किताब ऑलरेडी 15,000 कॉपीज पिछले 24 घंटे में प्री ऑर्डर हो चुकी है. और ये 1,00,000 कॉपी क्रॉस, तो वेबसाइट भी क्रैश हो गया, इतना ज्यादा ट्रैफिक था. तो मैं ये मानता हूँ तो भगवान का वरदान है, वी शुड लुक एट इट दैट वे.
हमें कोई गुस्सा होने की, नाराज होने की जरूरत नहीं। आज ही मेरा आर्टिकल है, बड़ा ह्यूमरस आर्टिकल है इसके बारे में कि क्या इनके साथ हो रहा है, तभी ऊपर मेरे आ रहे हैं, के बाद इसके ऊपर आर्टी। तो ये जो कहानी है, मैं आपको इंटरेस्टिंग अपना अनुभव बताता हूँ। मैं कभी इस बारे में रोता नहीं हूँ। मैंने जब जी, आपकी भी एक किताब आरएसएस पे छपी है, हाउ यू फाउंड अ पब्लिशर। 2008 में छपनी थी, और मैं जब पहली बार छापी, मैं तो लेखक था नहीं, तो नेचुरली मैं कोई बड़ा क्या, मैं छोटा लेखक भी नहीं था, लिख डाला। तो मैं कई पब्लिशर्स के साथ गया, 10-12 पब्लिशर में गया होऊंगा। 2 लोगों ने फाइनली डिसाइड किया, पर उससे पहले एक नामी गिरामी पब्लिशर ने कहा, वी आर सॉरी, दो द बुक इज गुड, वी डोंट पब्लिश पॉलिटिकल बुक्स। और उसके 6 महीने बाद एक एंटी आरएसएस बुक उसकी पब्लिशिंग हाउस ने छापी। मतलब जब उसने मुझे कहा तो ऑलरेडी उसके पाइपलाइन में किताब थी। तो झूठ बोलकर किसी तरह निकालना। और एक मजेदार बात बताऊं, आरएसएस ने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी एक किताब को बैन करने का कभी भी डिमांड नहीं की। ये ध्यान से सुनने वाली बात है। उसी तरह बीजेपी के राज में कभी कोई बुक बैन नहीं हुई, जो अभी विक्रम ने कहा 2014 से लेकर। क्योंकि हम तो कहते हैं किताब की लड़ाई किताब से लड़ो, हालांकि डायलॉग लिबरल मारते हैं, सो कॉल्ड लिबरल। आज तो सो कॉल्ड कहना बहुत जरूरी है, उसको तो गाली हो गई लिबरल। तो आज तक किताबों के आगे किताब का जवाब देने वाले लोग, जब कोई कहता था बोलते ट्रोल आ गया, फलाना गया, ढिमकाना गया, अगर तथ्य से भी जवाब देंगे तो भी यही जवाब मिलता था। आज वो लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ट्रूथ हैज डिफरेंट एंगल्स। तो जो एंगल से हम सच देखते हैं वही सच है, आप जहां से देखते हो तो ये तो गलत है। तो एक बड़ा अच्छा, मैं मानता हूँ कि एक बहुत सार्थक बहस चली है। इसके ऊपर नाराज होने के बजाय अच्छा ये है कि उस बहस के ऊपर हम पॉजिटिवली सोचें और उनका सही ढंग से जवाब दें, क्योंकि तर्क का जवाब तो इनके पास गाली गलौज के सिवा है नहीं। जिस तरह के मैं व्यूज देख रहा हूँ ट्विटर के ऊपर, जब कोई इशू रेज करता है, कि अच्छे सोशल मीडिया पे हैं लोग जिनके जवाब को आगे गालियां मिलती हैं कि उसका तथ्य से उत्तर देता नहीं है। तो दिस इज अ बिग विक्ट्री फॉर पीपल रूटेड इन इंडिया, पीपल रूटेड इन इंडियन सिविलाइजेशन। वो चाहे वो हो ना हो, संघी हो ना हो, अगर संघी एक बैज बन गया है, जो भी नॉन लेफ्ट है, तो इट्स वेलकम, हमें क्या है। बट पॉइंट इज कि हिंदुओं ने कभी भी किसी चीज को बैन करने की बात नहीं की, किसी भगवान का, किसी धर्म का विरोध नहीं किया, किसी विचार का विरोध नहीं किया, सबका स्वागत किया है। ये फिर एक बार सिद्ध हो गया, क्योंकि जब ये किताब आई थी, शाहीन बाग का पहला पब्लिसिटी पोस्टर निकला ट्विटर पे, आई वेलकम्ड इट। पर मुझे नहीं लगता किसी भी सेकुलर की हिम्मत होगी कि वो डेली राइज 2020 को बोले कि हाँ भी आने तो हम देखते हैं इसके अंदर क्या है, देखे बिना बवाल बचा। सो लेट अस वेलकम इट। विक्रम जी, आपको जोड़ना चाहेंगे? ट्रू। और आरएसएस की साजिश, 2811 आरएसएस, 2611 आरएसएस की साजिश। यू विल बी सरप्राइज कि ये टेरर अटैक के बाद विद इन अ मंथ दिस बुक वाज पब्लिश्ड विदाउट एनी इन्वेस्टिगेशन, विदाउट एनी रिपोर्ट। यू कैन गो अहेड एंड इन अ मंथ यू प्रिंट अ बुक, दैट मींस बुक पहले से तैयार थी क्या? और फिर भी हमने उसका विरोध नहीं किया, हमने बैन करने की बात नहीं की। और जिन्होंने कहा वो आज भी सरेआम घूम रहे हैं। वो महेश भट्ट साहब होंगे जिनका बेटा उसमें गिरफ्तार हुआ था, जो जेबी हेटली के साथ घूम रहा था। दूसरी तरफ वो ये आजीज बर्नी था और हमारे दिग्विजय महाराज थे। तो हम तो बोलते हैं सामने आओ, तथ्य से लड़ाई करो, हम लड़ेंगे। इतिहास का अल्टरनेटिव क्या? मेन स्ट्रीम व्यू आने तो आप भी व्यू रखो, लोगों को डिसाइड करने दो। See, history in India does not live only by what Marxists tell you. History lives in oral history. History lives in folk history. History lives in our songs, in our folk songs. उसके अंदर सारा इतिहास छुपा है, हमारे पुराणों में है। हमारा काम है उसको टेस्टिफाई करें, उसको रिसर्च करें और उसको प्रेजेंट करें। Nobody can stop us. Yeah, true. बिल्कुल। और ये आपने जिस किताब का मेंशन किया उसके साथ एक और चीज है, जो गोधरा राइट पे किताब लिखी गई वो भी रियल बोल के लिखी गई और सुप्रीम कोर्ट ने उसको फिक्शन करार दिया, लेकिन तब भी आज तक उसको माना नहीं जा करके रियल बोल के उसके जो ऑथर हैं उसको बेच रहे हैं। तो शायद ये बहुत अच्छा वक्त है जिस वक्त बॉलीवुड माफिया और इंटेलेक्चुअल माफिया दोनों एक साथ स्ट्रक डाउन होने की बात चल रही है और सबके सब इस कैंपेन में लगे हुए हैं। लेकिन विक्रम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। रतन जी के व्यू से बिल्कुल सहमत हूँ। एंड जो उन्होंने कहा पर्टिकुलरली इस किताब के बारे में, देखिए मैंने ये किताब नहीं पढ़ी है, मुझे नहीं मालूम कि बिटवीन द कवर्स इसमें क्या है, सच बोला है, झूठ बोला है, क्या, आई मीन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द ऑथर्स। बट देन जो एक पब्लिशिंग हाउस है, रतन जी वुड अग्री विथ मी बीइंग अ पब्लिश्ड ऑथर, कि उनका एक प्रोटोकॉल होता है। और खासकर ऐसे एक इंटरनेशनली रिनाउंड पब्लिशर्स लाइक ब्लूम्सबरी की एक्विजिशन
रिविजन स्टेज में एक कमिश्निंग एडिटर होता है who looks at the manuscript कि is the manuscript the idea, is it good. फिर जो manuscript आ जाता है उसके बाद उस पे बहुत ज्यादा चर्चा होती है, एडिटोरियल मीटिंग्स होते हैं जहाँ पे कंटेंट के बारे में डिस्कशन होता है, is it good writing skills, grammatically is it all okay, does it need, then editing का process चलता है for several months when an editor works on the manuscript and ensures everything is presented in a nice way. उसके बाद एक लीगल स्क्रूटिनी भी होता है, जैसे मेरे किताब सावरकर की जो किताब है उसको एक्चुअली 3 महीने लीगल स्क्रूटिनी पे उसको डाला गया था. A very leading law firm in Delhi actually went through every word of the manuscript और बहुत सारे उनका feedback भी आया था, which is good because publishing is not some charity business. वो भी एक commercial activity है, तो उनको भी ये डर लगा रहता है कि अगर कल कुछ प्रतिबंध आ जाए या प्रोटेस्ट हो तो उनका जो business interest है वो they get harmed. So they necessarily need to go through that checkpoints. और ये legal team जो मेरे लिए they gave me every sensitive issue, particularly between communities हो या किसी एक समुदाय विशेष के बारे में जो आपने लिखा है, इसका रेफरेंस कहाँ है, अगर है तो वो दीजिए, अगर वो नहीं देंगे तो इसको हटा सकते हैं या डाइल्यूट कर सकते हैं. ऐसे बहुत सारे फीडबैक और इंटरप्रिटेशन लीगल टीम से भी आता है. तो इनफैक्ट दैट इज वन रीजन व्हाई द फुटनोट्स एंड द बिब्लियोग्राफी टू माय बुक रन्स टू अबाउट 150 पेजेस, बिकॉज मैंने कहा मैं हटाना तो मैं कुछ हटाऊंगा नहीं, तो चाहे तो मैं फैक्ट्स का पुष्टिकरण और करूंगा, आई विल गिव यू मोर एंड मोर पेजेस. तो इट्स योर प्रॉब्लम इफ यू वांट टू पब्लिश मोर पेजेस एंड इंक्रीज द प्राइस ऑफ द बुक. तो आई एम श्योर कि ब्लूम्सबरी ने इस किताब के लिए भी ये सारा जो प्रोटोकॉल है ये फॉलो हुआ होगा. और ये जस्ट 1 वीक बिफोर या 1 डे बिफोर द लॉन्च उस कगार तक अगर किताब आ गई है तो इट हैज, ये अग्नि परीक्षा जो है अलग अलग पड़ाव पार करके ये इस फिनाले पे जब आ गया है, तो आई थिंक द इश्यू इज नॉट दैट द बुक वाज लो ऑन कंटेंट और द बुक वाज, जैसे बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि अच्छा व्हाई शुड वी प्रमोट हेट स्पीच, डीपब्लिशिंग दिस बुक इज नॉट अबाउट फ्रीडम ऑफ स्पीच. फ्रीडम ऑफ स्पीच डजंट मीन हेट स्पीच. तो अगर हेट स्पीच है तो व्हाई डिड द कमिश्निंग एडिटर टेक इट, व्हाई डिड द एडिटर वर्क ऑन इट, व्हाई डिड द लीगल टीम वर्क ऑन इट. सब कुछ पार करने के बाद the reason why this book got withdrawn was लेकिन विक्रम जी मैं इसमें एक बात जोड़ना चाहूंगा. Problem. No, let me finish. So the reason it got withdrawn was because somebody did not like who will come and launch the book. I think उससे बड़ा पागलपन कुछ नहीं होगा, because as Ratan ji said, the publishers usually have very little hand for first time authors or something, तो कि उनकी जो मार्केटिंग वगैरह है उस पे पैसा भी खर्च करे या अपना एफर्ट्स भी व्यर्थ करे. बट इवन इफ दे हैड अ प्रॉब्लम दे कुड हैव स्पोकन टू द ऑथर्स कि देखो भाई वी डोंट वांट सच एंड सच पर्सन टू कम, इट डजंट लुक गुड फॉर द पीआर ऑफ द बुक, जो भी बोल के उनको समझा के उसके बाद उसको उस पे जो भी है कार्यवाही दे कुड हैव डन, एंड द ऑथर्स आई एम श्योर वुड हैव अग्रीड. द मार्केटिंग टीम इन अ पब्लिशिंग हाउस एंड द ऑथर्स वर्क वेरी क्लोजली इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, पर्टिकुलरली आफ्टर द बुक कम्स आउट, कि कैसे इस बुक को पोजिशन करना है, कौन कौन से फेस्टिवल्स में इसको भेजना है, सब कुछ द मार्केटिंग टीम ऑफ द पब्लिशर डज. तो द argument ही नहीं बनता कि on what basis these people have withdrawn it, on the basis of who is launching the book. तो मैं 12 साल से I am in the whole my literary career, I have not seen a single example कि जो launch के chief guest हैं या guest of honor है उसके basis पे ऐसा एक decision लिया गया है. So my book in Delhi was launched by the honorable vice president. तो मुझे हमेशा भी यही डर सताता रहेगा as a writer कि जो volume 2 of सावरकर आएगा, अगर मैं किसी और को बुला लूं, शायद माननीय प्रधानमंत्री जी को बुला लूं, तो किसी को बुरा लग जाएगा and they will complain to the publishers and Penguin will withdraw my book because who is going to come and launch the book? What happens to my years of sadhana to get the book out, the research I have done, the writing I have done, and I have sat with your publishing team, with the editors, with the legal team, given you, satisfied you, और पूरा साल आपने एग्जाम के लिए तैयारी की, आपने एग्जाम का पेपर भी लिख लिया
और उसके बाद examiner says the exam is cancelled, so then how do you feel? So that is the whole issue here, and not so much about what reasons are being ascribed. तो बहुत overnight the kind of things that रतन जी mentioned, किस तरह से देश के अंदर और विदेशों से बैठ के जो षड्यंत्र के तौर पे जो काम किया गया कि वहां के जो इंटरनेशनल यूनिट द हेड ऑफिस पे दबाव डाला गया कि वी विल, आई डोंट नो व्हाट वाज द दबाव कि दिस इज अ बैड बुक, दिस विल फॉस्टर अ सर्टेन आइडियोलॉजी, या वी विल विथड्रॉ, ये कुछ भी कर सकते हैं. एज आई सेड फ्रॉम माय ओन एग्जांपल ऑफ दैट लिट फेस्ट, दैट वाज जस्ट टू हाईलाइट कि अपनी बात मनवाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं जो अपने आप को तथाकथित लिबरल बोलते हैं. विक्रम जी, मैं आपसे ये चीज ऐड करके पूछना चाह रहा था इसमें कि रीजन ये दिया गया है कि लॉन्च से पहले ही बिना परमिशन एक इवेंट रखा गया. क्या ऐसा कोई क्लॉज होता है क्या जिसपे क्या पब्लिशर नहीं, तो जिनको लॉन्च से कुछ लेना देना ही नहीं रहता, दे डोंट बॉदर मोस्ट ऑफन, तो उनको क्या लेना देना ऐसा होता है कि थोड़ी किताबें बिक जाए वहां पर. हाँ, पर चीफ गेस्ट को कौन चीफ गेस्ट होगा, कहाँ पे होगा, कई बार जो वेन्यू का कॉस्ट होता है, सब कुछ ऑथर्स टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स. तो और अगर इनको प्रॉब्लम भी था तो फोन कॉल अवे, जो मोनिका जी थी या कोई और थी, दे वर जस्ट अ फोन कॉल अवे फॉर द पब्लिशर्स, जिनके साथ वो 6 महीने 8 महीने जितने भी टाइम के लिए काम कर चुकी हैं, उनको फोन करके आप बोल सकते थे कि देखिए, दिस इज नॉट द राइट थिंग, वी वुड प्रेफर समवन एल्स. ऑफ कोर्स इट्स द प्रेरोगेटिव ऑफ द ऑथर. तो ये कहना कि एंड शी हैज गॉन ऑन एंड सेड कि उनको सब कुछ पता था, दे हैव व्हाट्सएप मैसेजेस टू से दे न्यू अबाउट द लॉन्च, दे न्यू अबाउट द गेस्ट ऑफ ऑनर. तो इवन द पब्लिशर्स डिडंट सीम टू हैव एनी प्रॉब्लम, क्योंकि देखिए पब्लिशर्स भी, एज रतन जी मेंशन, दे वांट की किताबें बिके. अगर एक कोई सो कॉल्ड कंट्रोवर्शियल आदमी वहां आए तो मीडिया ज्यादा आएगी, बहुत सारे बयानबाजी होगी दोनों तरफ से, तो उससे और कंट्रोवर्सी बढ़ेगी. यही तो चाहते हैं सब लोग, और उससे और किताबें बिकेंगी. तो आई डोंट थिंक द पब्लिशर्स वुड हैव हैड एनी प्रॉब्लम अनलेस ये उन पे दबाव इस बात की डाली गई हो कि यू आर पेंटिंग योरसेल्फ इन द रॉन्ग ब्रश, या we will penalize you for doing this. तो जब तक वो नहीं हुआ होगा, there is no reason why the publisher would have taken this route, and I'm really sorry for what Bloomsbury India is going through. It is literally caught between what they say the devil and the deep blue sea. वो ये भी करे तो प्रॉब्लम, वो करे भी तो प्रॉब्लम, तो बेचारे करे भी तो क्या करे. And it puts a lot of us in the authors community in a lot of the worry is that कि कल कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है. Anybody doesn't like what you write, the subject. अभी it's about this subject. लिखने का मतलब ही नहीं है विक्रम जी, आपकी शक्ल पसंद नहीं है तो भी आपकी बुक के ऊपर प्रेशर आ सकता है ना. पढ़ा तो किसी ने नहीं थी किताब मोनिका अरोरा की. जी. रतन जी, देखिए राहुल, लेट अस कंक्लूड. आई थिंक my view is कि तो last ditch battle चल रही है. The fear that the truth will be out actually foxed these people, and that is the reason they went to the extreme step of trying to pulp the book. और जहाँ तक पल्पिंग की बात है, मैं एक पल्पिंग की और उदाहरण दूंगा. आपने वेंडी डोनेगर का नाम लिया था विक्रम जी, आपको याद होगा वन मिस्टर बत्रा, वेरी ओल्ड वेरी जेंटलमैन, जिन्होंने वेंडी डोनेगर बुक को तथ्य के साथ पेज बाय पेज मार्क करके कोर्ट में केस किया था कि इस किताब में गलतियां, जिससे हिंदू हेट खड़ा होगा, इस किताब को बैन किया जाए. ऑन दोज फैक्ट्स देयर वाज नो चैलेंज. पब्लिशर्स ने कहा गलती हो गई हमसे. अनफॉर्चुनेटली सज्जन थे, बत्रा जी आरएसएस के आदमी थे, उनको कहा पल्प कर देते हैं, और वो मान गए. एक्चुअली उन्हें मानना नहीं चाहिए था. तो इंडिया में पल्प ही सब जगह बिक रही है, और ऑन दैट ग्राउंड व्हेन दे वेंट बाय लॉ, he was called fascist, Hindus were called fascist, they were called totalitarian or what not, intolerant. अगर हम कानून का सहारा लेके अपनी बात मना रहे हैं और बता रहे हैं कि तथ्य गलत है, उसके बाद भी अगर आप ऐसे इल्जाम लगा दे, दूसरी तरफ बिना बुक पढ़े आप उस किताब को पल्प करवाते हो, तो बिल्कुल खुला खेल है. मुझे लगता है कि वी शुड बी हैप्पी दैट दे आर एक्सपोज्ड एंड वी शुड कंक्लूड दैट द फाइट इज ऑन. सो लेट्स एंजॉय द फाइट. विक्रम जी कंक्लूड कीजिए. So the challenge is real, and I think जो gossip सुनता रहता हूँ from the publishing industry, they have really been shaken by this whole episode. उनको नहीं लगा था कि this will have such a big backlash, particularly this particular Bloomsbury episode. उनको लगा था कि कुछ जो the much maligned trolls will keep
trolling you, trending some things on Twitter 1 day 2 days, और फिर सब लोग भूल जाएंगे, life will be as usual. But now I think the realization is coming कि this is not going to be so easy. We will have to pay a price for this, and they are not dependent. Nobody is dependent on us. We are not indispensable. I think that is itself a very big achievement कि हमारे बिना भी भारत का जो publishing industry है, जो festivals हैं, जो literary criticism है, sales है, more importantly sales of books, that can prosper and progress despite us, despite our propaganda, despite all the viciousness that we bring into it. I think that is shaking it, and the more and more they expose themselves, the more and more they become dispensable commodities. उनका महत्व भी कम होता जाएगा. No one will take them seriously anymore, and the next time they stand on the rooftops and shout with placards and all that in their hands, then as it is they are discredited. No one will take them seriously any further. I think that is the only silver lining for which बहुत सारे जो है बलि के बकरे बने हैं, which is okay for the larger cause of the this thing. I think whether it's Monica ji or me or anybody, I think it's for the larger cause, which is good. तो चलते चलते हम यही कहेंगे कि कोई भी आवाज को अगर आप दबाएंगे तो हजारों आवाजें और उठेंगी, और शायद ये किताब एक किताब ही रहती जो छपती, और शायद लोग पढ़ते ना पढ़ते हुए एक ऑथर की रीच पे डिपेंड करता है. लेकिन जिस तरह से इसको दबाया गया, उससे यही हुआ कि ये किताब अब ज्यादा लोगों तक पहुंच पाई. इससे ऑथर को ही सपोर्ट मिला, और आपकी हिपोक्रेसी आप एक्सपोज हुए, और साथ ही साथ एक लोकल पब्लिकेशन को भी इससे एक नया प्लेटफॉर्म मिला, और वोकल फॉर लोकल को इससे स्ट्रेंथ मिली. बहुत बहुत धन्यवाद. उनका जो स्लोगन जो चलता है, हम देखेंगे तो हम देख रहे हैं. I said yesterday कि आत्मनिर्भर भारत का एक आत्मनिर्भर पब्लिशिंग इंडस्ट्री इसकी शुरुआत है. बिल्कुल. थैंक यू सो मच विक्रम जी जुड़ने के लिए. थैंक यू सो मच जी रतन जी जुड़ने के लिए. बहुत वंडरफुल टॉकिंग टू यू विक्रम जी. Same here, Ratan ji. Same here. Thank you.